नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं। आज श्रद्धा मर्डर केस में थोड़ा अलग एंगल पर मैं सोच रहा था बात करूं और बात करूंगा कि क्या वाकई आफताब सब कुछ बता रहा है, क्या प्लानिंग के तहत उसने किया या उसकी पिटाई भी हो रही है, आरोपी की क्या पिटाई हो रही है। क्योंकि सबसे अहम बात ये आती है कि मानव अधिकार आयोग है, एक बेसिक चीज़ आती है कि आरोपी ऐसे क्यों बताएगा जब तक उसको पीटोगे नहीं, प्यार से पूछोगे तो ऑब्वियसली जानकारी नहीं देगा। तो क्या उसकी पिटाई हो रही है, किस तरह का टॉर्चर पुलिस करती है यूजुअली इस तरह के केसेस में, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। मेरे साथ तंसीम हैदर साहब मौजूद हैं। हैदर भाई, आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है पुलिसिंग में, क्या इस तरह की ये माना हम जाए कि आफताब के साथ जो है वो बड़े आसानी से पुलिस को जानकारी दे रहा होगा, पुलिस को भी पता है कि भाई वो एक ऐसा आरोपी है जो हो सकता है उनको ब्लफ कर रहा हो, ये पुलिस को भी पता है, लेकिन ऐसे में तो पुलिस तो उससे आगे सोचेगी ना। तो वो किस तरह की साइकोलॉजिकल और किस तरह का टॉर्चर पुलिस दे रही होगी और क्या दे रही है? देखिए चिराग, अमूमन पर्दे के पीछे का सच तो ये है कि पुलिस अपराधियों को टॉर्चर करती है और कई अफसरों से जो ऑफ रिकॉर्ड बात होती है वो कहते भी हैं कि हम प्यार से बोलते रहेंगे तो वो ये नहीं कहेगा हाँ मैं चोर हूँ, लेकिन जब उसे थोड़ा ग्रिल किया जाता है तो उसको वो चीज़ें बताता है। मुझे लगता है शुरुआती दौर में आफताब को जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पूछताछ में इस तरीके से ग्रिल किया गया होगा सख्ती के साथ, जिसे आप कोई भी डिग्री कह सकते हैं, एक डिग्री तो डिग्री, तो उसने चीज़ें बताई। अब चूंकि चीज़ें सामने आ चुकी हैं तो अब इसमें उसका साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, और यही वजह है कि पुलिस पॉलीग्राफ करा रही है, लाई डिटेक्टर, पुलिस नार्को कराने की बात कर रही है, क्योंकि वो लगातार अपने बयान बदल रहा है। जहाँ तक आप बात हम स्पेसिफिक कर रहे हैं किसी भी टॉर्चर की, तो चिराग अब ये स्थिति इस सिचुएशन में उसके पास, पुलिस के पास नहीं है कि वो उसको उल्टा टांग के पीट के उससे पूछे, क्योंकि उसने शुरू में ही सब बता दिया कि मैंने ये किया। अब पुलिस उसने जो बताया, अब पुलिस को उसको पिरोना है। एक क्राइम की जो आप तो बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं, 20-21 साल से, एक जो चेन बनती है एविडेंस की, पुलिस उस पर भी आऊँगा हैदर भाई, चेन पर भी। लेकिन मैं टॉर्चर की अगर बात करूँ तो क्या वाकई इसको पीटा जा रहा होगा, इसको जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा होगा? चिराग, मैंने बताया कि इमोशनली ज़रूर ब्लैकमेल करते हैं। उनके फादर से कहेंगे या उसको बुला के सामने बैठा देंगे या पूछताछ करेंगे या उसको डराएंगे कि हम उनको भी बंद कर देंगे। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है कि उसके साथ उसको पीट के, उसको उल्टा लटका के उस पर फट्टे मारे जा रहे हैं, उसको बर्फ़ की सिल्ली पे लिटाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। और अब जहाँ तक दिल्ली पुलिस की हम बात करें, दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और दिल्ली पुलिस की जो पूछताछ है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती है। ये आमतौर पे अपने अलग स्टेट और स्टेट्स की पुलिस से कंपेयर करें तो मुझे नहीं लगता कि अब की आज के तारीख़ में इसके साथ मार पिटाई और वो उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा होगा। एक बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, एक फुटेज आपने देखा होगा जब वो एफएसएल से बाहर आ रहा है, ये वो आरोपी है जिसने पहले हत्या की। हो सकता है शुरुआत में इसको गिल्ट रही हो हैदर भाई, हम इससे पहले वीडियो में ये बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी गिल्ट खत्म हो गई कि ठीक है यार, अब हो गया तो ठीक है, कर दिया क्या हो गया, दुनिया में बहुत लोगों ने मर्डर किया, मैंने भी कर दिया, इसकी गलती थी, वो अपने हिसाब से जस्टिफाई कर सकता है। अब उसकी सेकंड पार्ट आता है कि भाई अब उसको किस तरह से वो मैनेज कर रहा है कि अब मुझे सबूत छुपाने हैं। तो वो तो उसको पता होगा ना कि आने वाले टाइम में कि भाई मुझे पुलिस पकड़ लेगी, ये इसके दिमाग में बात रही होगी ना, हो सकता है मैं पकड़ा जाऊँ, तो फिर ऐसे में कैसे सबूत छुपाने हैं, और ये तो सोचा होगा उस समय। देखिए, जाहिर है कि जब उसने क्राइम किया, जैसा कि हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है कि उसने पहले से प्री प्लान था, तो जब प्री प्लान था तो आदमी कत्ल की प्लानिंग करता है तो कत्ल को छुपाने की प्लानिंग भी करता है, सबूत मिटाने की भी प्लानिंग करता है। उसने किया भी वो, यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को इतना प्रॉब्लम हो रही है कि अगर एक जगह से बॉडी रिकवर हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। घर से बॉडी रिकवर हो जाती, मान लीजिए स्कल के तौर पे मिल जाती या पूरा स्केलेटन मिल जाता, तो काम खत्म था, कुछ चाहिए नहीं था फिर तो पुलिस चार्जशीट कर देती 40-50 दिन में। लेकिन पुलिस को सबूत उसने मिटाए थे, उसने प्लानिंग के तहत मर्डर किया, अपने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद उसने चीज़ों को अपने उस पर डिस्ट्रॉय, सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिए। अब सवाल ये कि पुलिस को मुश्किल ये रही कि एविडेंसेस को कैसे कलेक्ट करें। अब उसमें अलग अलग लेवल पे 10-12 टीमें काम कर रही हैं पुलिस की, जहाँ स्कल्स मिल रहे हैं, बोन्स मिल रहे हैं, उस पर दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है।
इसको लेके गए, इसने जहाँ जहाँ बताया वहाँ से इन्होंने उसके एग्जिबिट्स सब लेकिन नमूने। मुझे हैदर भाई आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है कि अगर मान लीजिए आरोपी फंसा हुआ है, उसको ये पता है, ऑब्वियसली पुलिस वाले ये भी कह रहे होंगे कि लेकिन अब कैसे सबूत मिटाएगा? अब नहीं तो नहीं, मेरा सबूत सवाल मिटाने ये का है, मेरा ये सवाल है कि जैसे आरोपी फंसा हुआ है तो ऑब्वियसली पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं ना कि भाई अब तो तू फंस गया है, अब तो सबूत हमारे पास आ गए, अब तू नहीं बताएगा प्यार से। कि वो सब कुछ बता चुका है। वो यहाँ तक कि तो उसने कोर्ट में भी कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड की भी फिट ऑफ रेज में हो गया हमसे। तो अब कुछ ऐसा वो नहीं है छुपा हुआ है जिसकी पर्दादारी हो। अब तो पूरा खुला हुआ केस है, सामने है। बस ये कि एविडेंस अब कलेक्ट करने हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करना है और चार्जशीट के तौर पे पेश कर देना है कि चाहे उसका ट्रायल शुरू हो, उसको सजा दिलाई जाए। किसको गवाह बनाना है, पुलिस उसकी कोशिशें लगी हुई है, एक टीम इस पर काम कर रही है किस किसको हम गवाह बनाएंगे इस केस में। तो इसमें अब मारना पीटना टॉर्चर करके उससे पूछना, वो कितना गुमराह करता रहे। अब क्या गुमराह करेगा? उसने मर्डर किया, ये भी साबित है। उसने क्या कहते हैं लाश के टुकड़े किए, ये भी साबित है। उसने लाश के टुकड़े अलग अलग हिस्सों में फेंके, ये भी साबित है। कस्टडी उसकी हो ही चुकी है, अब करीब करीब मेरा ख्याल कल ख़त्म हो जाएगी उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड। तो अब ऐसा उसके पास कुछ नहीं है जो छुपाने को है। अब तो दिल्ली पुलिस का काम है। अब अभी तक तो कुछ चल रहा था, ये पकड़ो इधर पकड़ो, उसको उठाओ, उससे बात करो, उससे पूछो इसके किसने दोस्त ने किया, इसने किसको मैसेज किया। अब तो दिल्ली पुलिस का असली काम शुरू हो रहा है चिराग। अब दिल्ली पुलिस शुरू करेगी कि एविडेंस कैसे जोड़ने हैं सारे। वो 4 आप 5 कड़ी आप बता रहे थे बड़े इंपॉर्टेंट है जो इस केस में। हाँ, अब जैसे दिल्ली पुलिस के पास मेन एविडेंस की चेन बनाना है हमें। एक माला बनानी है, उसमें पहला मोती डाला जाएगा, दूसरा डाला जाएगा। जब वो पूरा जुड़ जाएगा तब वो चेन ऑफ एविडेंस बोलते हैं, जैसे वो तैयार होगी। अब सबसे पहला एविडेंस पुलिस को ये साबित करना होगा अपनी चार्जशीट में अपने कि आखिर वो वहाँ से प्लानिंग के तहत उसको लेके आया, कैसे आए, उसके डिटेल डालने होंगे, सबूत डालने होंगे। कुरियर के ज़रिए सामान आया इन लोगों का घर का, उसका साबित करेंगे। दूसरा, इनके मोबाइल की लोकेशंस ये साबित करेंगे कि ये यहाँ पे रहते थे। दोनों की मोबाइल लोकेशन गूगल मैप के ज़रिए और तरीके उसके जो हैं रूट मैप बना के वो साबित करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पुलिस को ये साबित करना होगा कि इस घर में मर्डर हुआ। अब उस घर से जो एग्जिबिट्स मिले, बहुत से एग्जिबिट ऐसे भी मिले हैं चिराग जो शायद पुलिस ने हमसे शेयर नहीं किए, वो सीधे कोर्ट में शेयर करें। अब वो एग्जिबिट्स नमूने जिसे हम बोलते हैं वहाँ से उठाए गए हैं, उनमें कुछ ब्लड स्टेन्स हैं। ब्लड स्टेन्स को मैच करना है जो DNA फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। अब उस DNA का मैच करना है, जो टाइल्स तोड़े गए थे, टाइल्स की दरारों में जो ब्लड की स्टेन्स मिले उनको और इनके फादर और भाई के DNA की प्रोफाइलिंग करी जाएगी लैब में। और प्रोफाइलिंग के ज़रिए साबित होगा कि ये ब्लड जो है वो श्रद्धा का है। तो पहली चीज़ पुलिस दूसरी चेन जो जोड़ेगी ये कनेक्ट करेगी कि श्रद्धा का इस घर में मर्डर हुआ, इसलिए यहाँ उसका ब्लड मिला। ऐसे जगह जगह ठीक है, हो सकता है फ्रिज में से भी स्टेन्स मिले हों, मे भी पुलिस शेयर न कर रही होगी। तो एक ये साबित हो गई। दूसरी चीज़ जो बोन्स हैं, अब बोन्स फॉर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा वो, और जो जबड़ा मिला है, जबड़े में टीथ्स हैं, टीथ्स को क्रश करके उसमें से तरल पदार्थ निकलता है, सबके दांतों में होता है मौन, बहुत साल तक वो रहता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता अंदर। उसका DNA से मिलान कर दूसरा साबित होगा कि भाई इसकी लाश थी, यहाँ फेंक दी गई काट के, ये साबित हो गया। तो ये दो चीज़ें जो अहम हैं ये साबित हो गई। भाई गूगल मैप से यहाँ पे आए, तीसरी चीज़ यहाँ मारा गया, दूसरी चीज़ यहाँ फेंका गया, ये तीनों चीज़ें आ गई। अब बात आती गवाहों की, कौन कौन गवाह हैं, उसके दोस्त गवाह हैं, जिनसे बोल रही थी, चिट्ठी लिख रही थी कि मुझे मारता है, पीटता है और उस तरह की हरकत है, उसका दिमाग ऐसे काम करता था। उसके खुद के बयान जो हैं वो उसने दिए होंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी पूरी उसके बयानों की। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा हो जाएंगी तो पूरी एक चेन तैयार करके पुलिस उसमें अपना चार्जशीट देगी कि इस आदमी ने ये लड़की को यहाँ लेके आया, यहाँ इसको मार दिया, इसके बाद इसके शरीर के टुकड़े ऐसे ऐसे फेंक दिए गए, ये गुनहगार है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इसको सजा दी जानी चाहिए। सुनील जी, ये जानना चाहूँगा इस मामले में आरोपी, 2 तरह के आरोपी होते हैं। एक होता है जो हत्या करने के बाद पुलिस थाने चला जाता है कि जी मेरे से गलती हो गई। एक होता है जो कहता है, जो इस तरह की साजिशें रचता है। और एक होता है वो जो खुदकुशी कर लेता है। कई आपने तीनों कैटेगरी के हमने भी सुने देखे। ये बहुत शातिर था, 6 महीने का वक्त मिला, सबूत मिटाए, एक सबूत मिटाया। और उसके बाद अब स्थिति ये है कि इसको भी अंदाज़ा था कि पुलिस मुझे पकड़ेगी और पुलिस को मैं कैसे गुमराह करूँगा। लेकिन इसको ये भी अंदाज़ा रहा होगा या नहीं रहा होगा कि पुलिस के भी अपने तरीके हैं इस तरह के जो अपराधियों से निपटने के।
बिल्कुल इसे पूरी तरह अंदाजा था। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जैसे अपनी तंसीम जी ने भी बताया कि भाई उसने कहा कि अचानक हमने गुस्से में आके मार दिया। वाकई उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पूरी प्लानिंग के साथ की है। क्योंकि कई सारे हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। वो साफ कह रहे हैं कि अगर ऐसा केस होता है तो जो आपने अभी बात कही कि अगर मैं गुस्से में अगर कोई कांड करूंगा ना, जिसको हम प्यार करते हैं, जिसके साथ आप रहते हैं, मतलब लिव इन में रहना भी एक तरीके से आप एक परिवार के साथ रह रहे हो, तो ऐसी जब भी कोई घटना होती है तो आदमी एक दिन बाद वो टूट जाता है, खुद ही थाने में जाके सरेंडर कर देता है, या फिर खुद को नुकसान पहुंचा लेता है, या फिर डेड बॉडी के साथ बहुत सारे केसेस आप देखेंगे उसी के साथ रहता है। अरे यार मुझसे गलती हो गई है, मैं कैसे मतलब कैसे मैं छोड़ के जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसको फिर चॉप करें, आप उसको काटते हैं, उसको आप ठिकाने लगाते हैं, आप पूरा मैप बनाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ चीज़ें डिस्ट्रॉय करनी है, कहाँ फेंकनी है। तो ये मतलब पूरी प्लानिंग है ये। इसको आप कह ही नहीं सकते कि ये अचानक किया गया ये मर्डर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी प्लानिंग है। और आपको बता दें, जो आप ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि वो हर चीज़ को मतलब वो जानता है पहले से कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, अब नार्को टेस्ट होगा। आपको बता देंगे जैसे उसने खून को मिटाने के लिए कौन सा केमिकल चाहिए, कौन सा हाइड्रोक्लोरो वो कार्बोनेट चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें सर्च की थी। उसे ये भी पता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को कैसे पास करना है। आपको मैं इस पर दिखाता हूँ, आपको इस पर मैं दिखाता हूँ कि आप देखिए, ये आपको दिखा सकता है कि हाउ टू पास ए पॉलीग्राफ टेस्ट। अच्छा, ठीक है। ये सब चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है ये विकी हाउ। इस पे पूरा ये दिखाया है कि किस तरीके से आप इसको पास कर सकते हैं। तो उसमें तमाम फोटो बना के दिखाया है कि ये देखिए कि आपको इस तरीके से टेस्ट होता है। उसे सब कुछ पता है किस तरीके से टेस्ट हो रहा है। वो जो खांसी की बात आ रही है कि बार बार खांसी आ जा रही है, उसे बार बार उसे फीवर आ जा रहा है, मतलब फीवर तो खैर चलिए वो तो नेचुरली चीज़ है, लेकिन खांसना तो आप कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कई सारे ड्रग्स है, कई सारी मेडिसिन है जो बताया। हालांकि वो पुलिस कस्टडी में है तो खैर नहीं खा सकता, वो तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे टिप्स में इसमें जैसे बताया है कि आप कोई सवाल अगर आप जैसे मुझसे आप कोई सवाल पूछते हैं तो मैं थोड़ा रुक के जवाब दूंगा, थोड़ा सोच लूंगा, तो सारी मेरी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, मेरा बीपी ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताया है कि कैसे आपको कंट्रोल करना। देखिए दिखाया है फोटो में कि आप सोच करके बताएं, ठीक ना, ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से आपको करना है, ऐसे आप अच्छी नींद ले लें उससे पहले, तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब पूरा इसका टॉपिक ही है कि हाउ टू पास पॉलीग्राफ टेस्ट, ठीक ना। उसे नार्को का भी इस तरह की चीज़ें हैं गूगल पे। तो ये सारी चीज़ें उसने पूरी प्लानिंग की, इसीलिए तो उसने कोर्ट में कह दिया, एक लाइन में कह दिया कि हाँ मैं कराने को तैयार हूँ। तो आप सोचिए कितना बड़ा क्रिमिनल माइंडेड है वो, उसको सारी चीज़ें पता है। चिराग भाई आज के डेट में कुछ भी गूगल पे सर्च करना, समझना, और पढ़ा लिखा है, उसे सारी चीज़ें आसानी से इंग्लिश में अवेलेबल है। इंग्लिश में ये भी तो सुनील भाई मानना पड़ेगा ना कि वहाँ भी तो आईपीएस अफसर बैठे हुए हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ऐसे टटपूंजी जो क्रिमिनल है वो कई क्रिमिनल्स को इस तरह के घाट का पानी पिला चुके हैं। तो ये तो उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा है ना कि भाई ये आरोपी हमें ब्लफ करेगा तो हमें उसको कैसे काउंटर करना है। बिल्कुल ये चीज़ें हैं चिराग भाई, लेकिन एक हर चीज़ के पास आपके पास एक टाइम फ्रेम होता है, ठीक ना। अब आपको 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, उसी में आपको चीज़ें बरामद करनी है, फिर आपको इतने दिनों में चार्जशीट पेश करनी है। तो देखिए क्या होता है कि आप जिसकी, ठीक है अधिकारी को सब पता है, मैं भी जानता हूँ, आईपीएस है, ट्रेंड है, वेल पता है, लेकिन आप देख लीजिए कितने केसों में सज़ा मिलती है। बहुत सारे केस में देख रहे हैं क्यों बरी हो जाते हैं, क्योंकि सबूत नहीं होते हैं। और इस केस में भी उसे पता है कि हम कितना, अगर इस तरह हम बरगलाते रहे, अभी देखिए कि इतने दिन में अभी पॉलीग्राफी टेस्ट भी नहीं पूरा हो पाया। क्या उसको कभी गिल्ट रहा होगा कि मैंने क्या गलत कर दिया? एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, जैसे भाई वो उससे बेहद प्यार करता था तो एक बार को तो आया होगा ना मैंने क्या कर दिया, या बिल्कुल नहीं आया, किसी पल नहीं आया, किसी मोमेंट नहीं आया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि इस केस में उसे आया होगा, क्योंकि जिस तरीके से 2020 का जो लेटर है, आप उस लेटर को अगर आपने पढ़ा ही है ध्यान से, तो उसमें साफ साफ श्रद्धा लिखती है कि मुझे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, ठीक है। और इस तरह की चीज़ों के बाद वो उसे ब्लैकमेल भी, उसमें लिखा है एक लाइन कि मुझे ब्लैकमेल भी करता है। तो तमाम चीज़ें हैं। अगर भाई एक लड़की को कैसे ये चीज़ें पता चल रही है, वो कह रहा है टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, यानी कभी न कभी वो बोला है, उसके माइंड में है वो चीज़ें। फिर वो क्या करता है कि जब ये उसके बाद जब पुलिस में केस होता है तो वो लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल फिर करता है, उसको समझाता है कि नहीं, उसकी माफ़ी मांगता है। ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। और उसी के बाद चूंकि अब लड़की देखिए, लड़की इमोशनली बहुत शांत हो जाती है, उन्हें लगता है कि उसे लगता था कि चलो इसे हमें शादी करनी है, उसने तो ये सोच लेता है कि हमें शादी करनी है, तो इस वजह से वो माफ़ी कर देती थी, चलो इसके साथ ज़िंदगी बितानी है। लेकिन उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी कि नहीं, मुझे जिस दिन मौका मिला मुझे ये चीज़ तो ऐसा मौका मिला, और इतनी ज़्यादा ईर्ष्या, जिससे आप प्यार करते हो, ब्लैकमेल भी कर रहे हो, कुछ ऐसी बातें थी जो शायद उसको बहुत खटक रही थी दिमाग में। जैसे आपको याद होगा तंदूर कांड में उसने क्यों मारा था नैना सानी को, क्योंकि उसका अफेयर था नैना सानी का, सुशील शर्मा ने। तो माइट हैव कोई ऐसी हो सकता है कोई सिचुएशन हो कि वो इतना ज़्यादा उसके दिमाग में, अगर आपने वेल प्लान्ड इसको कह रहे हैं, प्लान करके का, तो इसका मतलब बहुत सारी ऐसी बातें उसके दिमाग में रही होगी कि
हो सकता है वो वक्त आने पर पता। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें हैं, लेकिन वही चिराग भाई कि इसको अभी हम ना हमें पता है, हम अंदाजे पे कुछ नहीं कह सकते। एक लड़की के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो पुलिस को शायद बताया हो या फिर शायद ना भी बताया हो, पुलिस वही चीज़ जाने। देखिए, एक हर चीज़ का एक मोटिव होता है, ठीक ना, ये हर कत्ल में एक मोटिव होता है, क्यों मारा। अब इसमें गुस्से में मारा, चाहे प्री प्लान करके मारा, चाहे जो भी वजह हो, लेकिन कोई वजह तो होगी किस वजह से मारा। ऐसी क्या बात उसकी थी जो उसे बुरी लगती थी। जब इतनी बुरी लगती थी उसके साथ रहने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप अलग हो जाते यार, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें पूरी प्लान करके उसको खुद सोचिए कि वो अपने पेरेंट्स को 10 दिन पहले ये घर छोड़ देते हैं जहाँ पे इतने सालों से रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी सामने लाने की ज़रूरत है। और ये बंदा, इसको तो मैं पूरा गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि ये 100% मतलब पूरा प्री प्लान, एक एक चीज़ उसे पता है। हाँ, ये ठीक है कि पुलिस उससे 2 कदम आगे हो सकती है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो पीछे है, कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा सुनील भाई ने कि अभी हो सकता है कि अभी ऑब्वियसली तो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि पुलिस कहाँ खड़ी हुई है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में बात करते हैं। मनीषा हमारे साथ मौजूद है। मनीषा से कल भी हमने बहुत डिटेल में बात की थी, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मनीषा ने रेज़ किए थे। मनीषा, इस केस में हमने ये बात करने की कोशिश की कि क्या आरोपी को गिल्ट है किसी भी पल। आप रिलेशनशिप में हो, आपने मार दिया, एक पल तो आपको बुरा लगा होगा कि मैंने क्या कर दिया, ठीक है, नशा उतरा आपका, नशे में थोड़ी टाइम पर रहोगे, कभी तो उतरा होगा नशा, उसके बाद लगा कि मैंने क्या कर दिया। उसके बाद अब मुझे ये लगा तो मैं अब, इसके बाद 2 ही तरीके होते हैं, तो आप खुद चले जाओ या खुद को नुकसान पहुंचा दो। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने उल्टा किया कि मुझे दबाना है, ये जानते हुए कि मुझे मैं कभी पकड़ा जाऊंगा, या ये मानते कि मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा। 2 ही बातें रही होगी। अब पकड़ा जाऊंगा ऐसे केस में तो फिर मुझे कैसे बचना है, नहीं पकड़ा गया तो अच्छी गिल्ट उसको है, ये तो किसी भी तरह से देखने से तो हमें नहीं लग रहा, क्योंकि अगर हो सकता है कि उसने, जैसा आमतौर पर होता है गुस्से में लोग मार देते हैं, उसके बाद उसे बहुत ग्लानि होती है, कई लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं कि जी गलती से में से हो गया, गुस्से में हो गया और अब आप जो सज़ा दें, ठीक है। और कई बार होता है कि गलती से हो जाता है लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि चलो हो गया तो ठीक, लेकिन अब हम अपने बचने का उपाय ढूंढेंगे। पर मारने के बाद भी, जान लेने के बाद भी इतनी बुरी तरीके से शव के टुकड़े करना, फेंकना, और उसके बाद इतनी बड़ी प्लानिंग करना, आप जंगल में जा रहे हो तो फ़ोन लेकर नहीं जाना, कैसे कैसे आपने क्या क्या किया, पूरा प्री प्लान तरीके से किया गया है। तो उसे ज़रा सा भी दुख है, उसे ज़रा सी भी ग्लानि है। और ये तो इस केस को देखकर और जो हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, अलग अलग जो डेवलपमेंट, साइकोलॉजिस्ट से बात हुई, उनका कहना था कि इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं उनके मन में होता है कि ठीक है मार दिया, क्या हो गया। बहुत मर्डर के केसेस होते हैं, मैंने भी मार दिया, उसने मेरे साथ बेवफाई की फॉर एग्जांपल, तो ठीक है मार दिया मैंने, वो जस्टिफाई करते हैं, कहने का मतलब है इस मर्डर को भी वो जस्टिफाई करते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला है। और मेरी भी 1-2 मनोवैज्ञानिक से बात हुई थी, मैंने इस बीच इंटरव्यू उनका किया था, तो उन्होंने बोला कि देखिए पर्टिकुलर केस की बात अगर ना करें तो ऐसे केसेस में अक्सर क्या होता है कि कोई ना उनके मन में कोई गिल्ट रहता है किसी चीज़ को लेकर, कोई परेशानी होती है, या फिर उनकी अपब्रिंगिंग जो होती है वो उतनी ठीक नहीं होती है। जैसे कि इसमें भी हम ये भी पॉइंट देख रहे थे कि श्रद्धा छोड़कर चली जाएगी, तो ये चीज़ को हर्ट कर गई। तो एक वो पॉइंट था जब उसको लगा अच्छा ये मेरे को छोड़ के चली जाएगी, इसे तो मैं बताता हूँ, एक ये वाली जो चीज़ लोगों के मन में होती है। तो कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी एक ऐसा पॉइंट, कोई भी एक ऐसा पल जब लगता है कि अच्छा ये हमारी ईगो पे आ रही है बात, या फिर तो उस केस में भी कई बार हमने देखा इस तरह के मामले सामने आते हैं। और परवरिश में भी कभी कुछ कमी रह जाती है, हो सकता है कि फैमिली में भी कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो, बचपन से शुरुआती दौर से कई लोग जो हैं वो देखते हैं माता पिता के भी सब कुछ ठीक नहीं है, रिश्तों से विश्वास उठ जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन सब का असर जो है ऐसी मेंटालिटी पर पड़ता है। फैमिली में बहुत स्टिकनेस नहीं होती तो बच्चा हाथ से निकल जाता, कहते हैं ना कि बच्चा जो है फिर वो स्टिकनेस नहीं है तो हाथ से निकल गया, फिर हाथ से निकल गया तो फैमिली उसको ट्रैक पर लाने के लिए फिर खुद गलत काम करती है, कई बार ऐसे भी हमने देखा है। तो ये तो बहुत सारे इसके पहलू हो सकते हैं कि क्यों उसने ऐसा किया, लेकिन गिल्ट उसे है, ये तो सरासर जो हम देख रहे हैं परिस्थितियां उसको देखकर लग रहा है उसे गिल्ट तो बिल्कुल नहीं है। उसने प्री प्लान तरीके से मर्डर किया, पीट रही होगी उसको, पुलिस पीट रही होगी, ये तो मैं ऐसे तो कोई आरोपी बोलता नहीं है पीट रही है कि नहीं, लेकिन हाँ पुलिस जो है वो हर संभव प्रयास कर रही होगी उसे सच उगलवाने के, जो भी कानूनन सही होगा पुलिस वो हर संभव कोशिश कर रही है कि वो सच बोले, क्योंकि कल उसे कोर्ट में पेश किया जाना है, उसके बाद उसको जेल भी जाना पड़ेगा और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो करेगी, कोर्ट करेगी, पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रही है। हमने बीते दिनों भी देखा है जो जब से केस सामने आया है पुलिस अच्छी तरीके से तफ्तीश कर रही है और जो बड़े अधिकारी हैं वो इस केस में शामिल हैं और अभी जो वो पुलिस की कस्टडी में है तो उसे हर सच निकलवाने की कोशिश हो रही है। चलिए उम्मीद करते हैं। बैनर्जी भाई आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। मनीषा ने कहा कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है सब निकालने की, ठीक है, अच्छी बात है। इस तरह के केसेस में जहाँ
आरोपी बहुत शातिर है, जहाँ वो ऑब्वियसली पुलिस उससे 2 कदम आगे, क्योंकि पुलिस जानती है कि भाई इसकी लेवल है। आपने सैकड़ों केस ऐसे देखे लाइफ में और पर्सनली ऑब्जर्व किया, मुझे वो प्रैक्टिकल ज्ञान सुनना है जो पुलिस किस तरह का टॉर्चर करती है, वो प्रैक्टिकल चीज़ जो आपने बहुत केसेस में देखा। आपको ये नहीं पता इस केस में हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं पुलिस के जो पुलिस टॉर्चर करती है, जो ऑब्वियसली चीज़ें बाहर नहीं आ पाती और रिकॉर्ड पर नहीं होती। बेशुमार तरीके हैं चिराग। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि इंसान जितना शारीरिक पिटाई से नहीं डरता है, उससे ज़्यादा वो मानसिक रूप से अगर टॉर्चर किया जाए तो वो उससे डरता है। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मेरी जब बातचीत हो रही थी तो आपने भी वो बात हमें बताई और मैं भी ये बात जानता सुनता रहा हूँ, मैंने भी देखा है। कोई भी मुल्जिम जो शक के दायरे में होता है और पुलिस को लगता है कि हाँ इसने गुनाह किया है, अभी तक सबूत नहीं मिले, बेशक ये अदालत में साबित होगी बात की बात है, लेकिन लगता है कि हाँ अपैरेंटली या प्राइमा फेसाई वो गुनहगार है, उसको मोरली और मेंटली पुलिस बहुत बुरी तरह से डिमोरलाइज कर देती है। जैसे आपने कहा ना कि आते ही वो डपट कर कहती है बैठ जाओ नीचे। अब कोई एक इंसान चाहे वो चोर ही क्यों ना हो, चोरी ही करता हो पेशे से, लेकिन उसका भी आत्मसम्मान दिल के किसी कोने में होता होगा, उस लड़के को आते ही जो है नीचे बिठा दे और बाकी सारे लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, या कोई कांस्टेबल उसे लात लगा कर चला जाए तो आप थप्पड़ मार दे। थप्पड़ मारना तो आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाता ही है, लेकिन ये और ज़्यादा आत्मसम्मान को डाउन करता है, नीचे बिठा देना या लात से मारना। तो पुलिस इस तरह की चीज़ें करती है। कानून की किताबों में कहीं इन चीज़ों का जिक्र आपको नहीं मिलेगा और अगर हम कानून की बात करें तो ये सही भी नहीं है। लेकिन मैंने पुलिस के ऑफिसर से बातचीत की, वो बड़े तंजिया तरीके से बताते हैं कि अगर हम किसी चोर से ये कहे कि अच्छा चोर जी आपने कहाँ चोरी की बताइए, तो क्या कोई चोर बताएगा? आप ही सोचिए चिराग, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर हम ही पुलिस वाले होते और हम कोई चोर पकड़ कर ले आते तो हम अगर पूछते कि अच्छा चोर जी महोदय आप बताइए, तो ऐसे तो पूछताछ हो नहीं सकती। तो इसीलिए साइकोलॉजिकली इमोशनली बहुत मनोबल तोड़ना, आप इसको टॉर्चर कह लें जो कह लें, वो पुलिस करती है और मेरे हिसाब से ये ज़रूरी भी है। मतलब ये व्यक्तिगत राय है मेरी, मतलब ऑब्वियसली नॉट एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये भी सही है कि अगर बिल्कुल कॉपी बुक तरीके से कानून को फॉलो करें तो शायद किसी मामले की तफ्तीश भी नहीं हो पाएगी। और ये मेरी बात छोड़िए, IAS IPS ऑफिसर भी इस बात को मानते हैं। रही बहुत हार्डकोर क्रिमिनल की बात, तो उनके साथ फिज़िकल अब्यूज़ भी होता है, ठुकाई पिटाई ज़बरदस्त तरीके से होती है, टॉर्चर किया जाता है। पंजाब में तो मैं आपको क्या बताऊं, एक लैंग्वेज है जिसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, वहाँ बोलचाल की भाषा में वो कहते हैं, CIA स्टाफ पंजाब की काफ़ी बदनाम है इस मामले में कि वो भयानक तरीके से टॉर्चर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कई बार बांस की कमानियाँ पैरों के बीच में डालकर उसको अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। जैसे जरासंध को मारा गया था, ऐतिहासिक कैरेक्टर, उस तरह से दोनों टांगों को अलग अलग दिशा में खींचते हैं। तो वो हालत ऐसी होती है, ऐसी चोट न छिपाते बने न दिखाते बने। क्यों आप देखते हैं कि जो चोर या बदमाश पकड़े जाते हैं वो लंगड़ाते हुए पुलिस कस्टडी में आते हैं, चल तो पाते हैं, लंगड़ाते हुए आते हैं, जिस्म में कहीं चोट नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि पैर के तलुओं पर ठुकाई हुई होती है। तो उनको पता है कहाँ चोट मारनी है, बिल्कुल उनको पता है कहाँ चोट मारनी है, दिखे भी नहीं। और फिर मैं तो आपको बताऊं, आपने सवाल पूछ लिया, मुझे पुरानी बातें याद आ गई। पंजाब पुलिस में CIA स्टाफ है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने डायनामो छोटे लेवल का डायनामो जो है थोड़ा सा करंट जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा नहीं। वो डायनामो से करंट लगाने वाला एक डिवाइस तक बना चुके हैं। वो चोरों को जो करंट लगाते हैं वो सेफ है, चोर झंझनाएगा ज़रूर, बदमाश झंझनाएगा ज़रूर, मरेगा नहीं, और वो मैनुअली उस डायनामो से करंट लगाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं जानता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और उल्टा लटका कर पीटने वाली चीज़ें भी होती है। कई बार उल्टा लटकाने के चक्कर में कोई मुलजिम स्वर्ग सिधार जाता है, फिर पुलिस वाले फंस भी जाते हैं। पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि ये सब हम अपने लिए नहीं करते, हमारे उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। लेकिन हम क्या करें, अगर हमें समाज में दुष्टों का दमन करना है तो हम जो है बिल्कुल हाथ जोड़कर और महोदय करके हम तफ्तीश नहीं कर सकते। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये कानून का एक ग्रे एरिया है जिसके बारे में शायद हमारे लर्नेड एडवोकेट्स और जजेस भी जो है शायद बात नहीं करना चाहें, लेकिन ये एक फैक्ट है जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन हमने देखा है अक्सर इस तरह की कंप्लेंट्स भी कोर्ट्स में आती है कि मुझे पीटा, कई अपराधी लगाते हैं, लेकिन एट द एंड उसका कोई आउटकम नहीं निकलता, क्योंकि सबको पता है कि हाँ ठीक है पीटा, वो उसको हो सकता है एक नाटक के तौर पर, जज भी कहता हो बुलाओ अधिकारी को, उससे पूछता हो क्या हुआ, फिर वो पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट मांगता हो, तब तक बात आई गई हो जाती है। हाँ, ज़्यादातर मामलों में बात आई गई हो जाती है, वहीं मामला बिगड़ जाता है जहाँ पर जान चली जाती है। फेक एनकाउंटर अगर पकड़ा जाए
और हिरासत में पिटाई से हुई मौत अगर साबित हो जाए फिर तो पुलिस वाले भी बहुत बुरी तरह नपते हैं, और ऐसे हमने बहुत सारे केसेस भी देखे हैं। तो इसीलिए पुलिस वाले अपना काम करते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको भी पता है। लेकिन अगर ऊपर से आदेश हो, क्योंकि वो मैंने कई पुलिस वालों से बात की, वो कहते हैं भाई हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, ऊपर वाले बोलेंगे तो हम ठीक हाँ, है। तो कई मामलों में इसीलिए पुलिस इंटरेस्ट भी नहीं लेती। लोगों को लगता है कि यार पुलिस ने जांच की, कुछ निकला ही नहीं, तो पुलिस भी सोचती है। अब देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका भी पर्सनल क्या स्टैंड है, एग्जैक्टली ये भी डिपेंड करता है। कोई आदमी बड़ा पैशनेट होता है कि अच्छा एक लड़की को मार दिया, मैं बताता हूँ, वो हो सकता है कि ज़बरदस्त तरीके से पिटाई करे, और किसी को लगता है कि सानू की मारा आपस में रह रहे थे, लिव इन में रह रहे थे, क्या ज़रूरत थी रहने की। वो ऐसी सोच रखता हो तो वो हो सकता है कि उस तरह से टॉर्चर ही ना करे, इन्वेस्टिगेट भी ना करे उस तरह से। तो डिपेंड करता है मैन टू मैन। लेकिन टॉर्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसकी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब हालांकि हम गंभीर मसले पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये सही है कि बिना टॉर्चर कह लें, मतलब उसको कोट अनकोट सस्टेन्ड इंटरोगेशन दिल्ली पुलिस अपने प्रेस नोट में लिखती है ना, सस्टेन्ड इंटरोगेशन। तो सस्टेन्ड इंटरोगेशन क्या होता है? वो वही होता है टॉर्चर करना, सख्ती से पूछताछ करना। सख्ती क्या होता है? डांटना थोड़ी होता है। डांट फटकार से कहाँ दुनिया चलेगी। यहाँ तो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और कोई ऐसे एग्जांपल्स आप बताना चाहेंगे? जैसे आपने एक बताया करंट वाला, और कोई आपके दिमाग में आ रहे हो जो कभी आपके लाइफ में आपने कभी सुना हो पुलिस वालों से कि इसको ऐसे किया था? बिल्कुल, मैं दिल्ली के एक आईपीएस ऑफिसर के बारे में आपको बताऊं। वो लेडी आईपीएस ऑफिसर हैं। वो किसी मामले की तफ्तीश कर रही थी और किसी महिला को मर्डर के मामले में पुलिस वाले पकड़ कर ले आए थे। दिल्ली की बात बता रहा हूँ आपको। और उस महिला को पुलिस वालों ने उल्टा टांग दिया था। मतलब एक नौजवान लड़के को जिस पर अपराध का शक है, उसको उल्टा टांग कर पीटना तो चलिए फिर भी थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन महिलाएं जो हैं वो ऑब्वियसली मतलब हाँ थोड़ी नाजुक मिजाज होती हैं, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। मतलब फिजिकली गॉड ने जो है दोनों को एट पार तो नहीं बनाया ना, तो महिलाओं के साथ थोड़ा नफासत की उम्मीद आप कर सकते हैं, चाहे वो किलर ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ महिला को ही टांग रखा था, और आईपीएस ऑफिसर वो भी महिला, वो गई देखी, हैरान हो गए। उन्होंने किसी तरह से डांट फटकार करके उसको नीचे उतारा और उसके बाद पूछताछ शुरू की। तो कहने का मतलब ये कि रिमोट एरियाज़ में क्या होता होगा, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। जब दिल्ली में इस तरह की केस स्टडी के बारे में मैं खुद सुन चुका हूँ, और मुझे वो कहानी जो है किसी लेडी पुलिस ऑफिसर नहीं बताई। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, और बिल्कुल होती हैं, और मुझे लगता है कि इसके अलावा पुलिस वालों का भी गुजारा नहीं। कुछ इसमें मैंने ये भी सुना है कि पुलिस काफ़ी बार हदें भी बहुत क्रॉस करती है। बहुत गंदी गालियाँ तो एक नॉर्मल बात है, बहुत गंदी हरकतें भी पुलिस करती है। बिल्कुल, देखिए मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। देखिए होती ज़रूर है, और मैं ये तो कह सकता हूँ कि शायद इसके बगैर सच्चाई हर मामले में बाहर ना निकले। कुछ मामलों में तो बाहर निकल भी आता है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग हार्डकोर क्रिमिनल ही हैं जो पकड़े जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुलजिम होते हैं जो पकड़े जाने के फ़ौरन बाद सारी कहानी सच बता देते हैं। वो ऐसी भी कहानियाँ बता देते हैं जिसके बारे में पुलिस नहीं पूछती है। मतलब जेब कतरे को पकड़ा हो और उसने मर्डर की कहानी सुनाई हो कि आपने तो मुझे जेब काटने के लिए पकड़ा है, लेकिन मैंने वहाँ मर्डर भी किया, चलिए लाश पड़ी है दिखा दे। ऐसे मामले भी सामने हैं, लेकिन सारे मामले ऐसे नहीं होते। तो पुलिस वाले, आपका कहना सही है कि जब अच्छा क्या है, पुलिस के पास असीमित ताकत है, कानून लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है। आम आदमी पर तो आदमी सवाल उठा सकता है, पुलिस वाले पर सवाल उठाने से पहले आदमी 10 बार सोचता है कि यार ये बावर्दी है, कानून ही उसको लागू करना है। तो कई बार पुलिस वालों का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो हदों से आगे निकल जाते हैं और उसी गंदी हरकतें करते हैं, और उन्हीं हदों से आगे निकलने में, गंदी हरकतें करने में पुलिस वाले फंसते भी हैं और जेल भी जाते हैं। आजीवन कारावास की सज़ा भी होती है, हत्या हो जाती है कई बार पुलिस वालों के हाथों। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इस पर जो भी पर्सपेक्टिव हो आपका, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। तो आफ्ताब के केस में ऐसा प्रिज्यूम हम कर सकते हैं कि हुई होगी, या अभी हमें क्या पता? नहीं, मैं आफ्ताब के केस में ये तो ज़रूर कहूँगा कि साइकोलॉजिकली उसको पुलिस ने ट्रीट किया होगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए वो एक पढ़ा लिखा एक्यूज्ड है। क्योंकि मैंने सुना है कि आरोपी को ये तक कहा जाता है कि देखो अब तुम फंस तो गए हो, सारी चीज़ें आगे। बिल्कुल। तो ये क्या कहा जाता है, ये तो कहा ही जाएगा। मतलब कोई गिरफ्तार होगा तो उसको पुलिस ये तो बताएगी कि तुम फंस चुके हो, तुम्हारे पास अब कोई तरीका नहीं है, तुम पर हम थोड़ी रहम कर सकते हैं अगर तुम सच फौरन सारी चीज़ें बताओ। अब कई बार ऐसे मुलजिम होते हैं जिनको लगता है कि अच्छा चलो जान बचे तो लाखों पाए, फांसी ना हो, आजीवन कारावासी हो, जो या उस समय कुछ ना हो। हाँ, उस समय कुछ ना हो, पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। कई बता देते हैं, और कई
जो है बड़े हार्डकोर होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम तो किसी सूरत में ना बताएं। तो कभी किसी सूरत क्या, वो तो बताना ही पड़ेगा, पीटोगे नहीं तो वो पूरी तरह टॉर्चर होगे, बताओ भाई लगता उसको यही है, लिमिट होती है ना, लगता आपकी उसको झेलने यही की, है, झेलने हाँ की भी तो लिमिट होती है बिल्कुल ना। बिल्कुल कईयों का दिल कमजोर होता है, कईयों का बिल्कुल लगता उसको यही है। बेशक वो देर सवेर बताए, कोई पिट पिटाकर बताता है, कोई बिना पिटे बता देता है। देखिए काफ़ी अहम जानकारी है सुप्रतिम भाई ने दी, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। हमने देखा कि सुनील भाई ने भी बताया, तंसीम भाई ने बताया, मनीषा ने बताया, ये सारे ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन में काउंट होते हैं, ये होते हैं ग्रे एरिया जिसको कहा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आफ्ताब के केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ भी हो रहा होगा। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।